और आप लोगों से जो गलती होती है वो तुरंत सुधार लेते हैं आप? ये बताइए। सालू तो ये बात बिल्कुल ही झूठ बोल रही है कि वो सुधार लेती है, क्योंकि सालू दिन रोज एक गलती करती है और वो आज तक नहीं सुधारी। तो पहला तो आपको प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए और फिर यथासंभव अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए, है ना? यथासंभव अपनी क्षमता का विकास जितनी अच्छे तरीके से काम करें। इसके बाद जो ग्राहक है ना, उसकी भी ज़िम्मेदारी हो निर्धारित करना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? तब आप अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे। तीसरी स्थिति ये है कि संबद्ध नागरिकों की ज़िम्मेदारियाँ संबद्ध नागरिकों या ग्राहक की ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित होनी चाहिए। जैसे आप देखो, मान लीजिए ऑफ़िस का टाइम है 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के और 5 पीएम तक, और आप रोज़ जाएँ 6 बजे। एक ग्राहक रोज़ 6 बजे शाम को पहुँचता है 6 पीएम में, और फिर कहता है कि साहब मुझे सेवा आपूर्ति नहीं मिल रही है। तो समस्या है या नहीं है? तो ग्राहक को भी ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ऑफ़िस का टाइम है 9 टू 5, है ना? 9 टू 5 ऑफ़िस का टाइम है। दूसरी बात, जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप मेरे ग्राहक हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप कंसंट्रेट होकर के बातों को सुनें और समझें, और आप सो गए, नींद आ गई और फिर कहें मुझे समझ में नहीं आया। या मैं थोड़ा-सा उधर पानी पीने चला गया था, फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो सर दोबारा बता दीजिए। तो थोड़ी सर बताएँगे दोबारा। तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी है? ग्राहक, कंज़्यूमर, है ना? अब नंबर भी आप मेरे ही लिखने से लिखती हैं क्या? आप अपना दिमाग नहीं लगाती हैं अंबिका जी? नंबर लिखने में आप अपना दिमाग अपना नहीं लगाती, मैं जो लिखूँगा वो एकदम वही टू द पॉइंट आपको कॉपी करना है क्या? हुँ? मैं नंबर ही नहीं लिखूँ, स्टार बना दूँगा, लो ऐसे स्टार बना दिया तो? चलो अब से मैं स्टार बनाने लगूँ तो नंबर का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। सेवा आपूर्ति क्षमता के लिए कितनी ज़रूरतें हैं? कितना काम करने की आवश्यकता है? प्रभावी प्रबंधन होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, लो नंबर खत्म। अंबिका जी ने इस तरीके से बोला कि सर आप सही से नंबर लिखा कीजिए, ऐसे में हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आपको दिक्कत हो जाती है, तो दिक्कत खत्म कर दी हमने, लो नंबर खत्म। नो काउंटिंग्स, नो नंबर।
तो ये 3 घटक आपने देख लिए। अब तीनों घटक को अगर हमने निर्मित कर लिया, तो हमारा क्या स्थापित हो गया? पूरे के पूरे हमने सेवोत्तम सिद्धांत को बना लिया। एक पूरा मैकेनिज्म हमारा तैयार हो गया। अब हम अच्छी सेवा देने के लिए तैयार हैं, है या नहीं? लेकिन हम अच्छी सेवा देने के लिए पहले उस कंपोनेंट्स का मैक मूल्यांकन करें कि कैसे उसका मूल्यांकन जितने भी हमारे ये घटक हैं, इनके लिए मूल्यांकन की कसौटियां भी होनी चाहिए। तो सेवोत्तम प्रतिमान के मूल्यांकन की कुछ कसौटियां भी होनी चाहिए कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा सेवोत्तम प्रतिमान अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन-कौन सी कसौटियां होती हैं सेवोत्तम प्रतिमान के आधार पर शासन को चलाने के लिए। सेवोत्तम प्रतिमान के मूल्यांकन की कसौटियां। प्रतिमान के मूल्यांकन की कसौटियां। तो कौन-कौन सी कसौटियां हैं? अब मान लीजिए कि हमारे पास 3 घटक है ना, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स आपने देखा कि नागरिक अधिकार पत्र। आपने पहला कंपोनेंट्स देखा कि नागरिक अधिकार पत्र है। अब नागरिक अधिकार पत्र को कैसे आप मूल्यांकन करेंगे कि ये ठीक ढंग से काम कर रहा है? इसके लिए 3 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि नागरिक अधिकार पत्र एक्शन में है या नहीं है, एक्टिवेट है या नहीं है, काम कर रहा है या यूं ही बना करके अलमारी में बंद करके रख दिया है। कई बार बहुत सारी बातें होती है ना कि विद्यार्थी किताबें खरीद करके और अलमारी में बंद करके रख देते हैं और सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले जो भी हमने सिटीजन चार्टर बनाया है, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे कई बार आप लोग क्या करते हैं कि अपना दिन भर का समय सारणी बना लेते हैं, पढ़ाई-लिखाई का। वही तो नागरिक अधिकार पत्र है। तो आपने एक समय सारणी बनाई इस तरीके से और अपने टेबल के सामने चिपका दिया। उसमें लिखा था कि हम सुबह 5 एएम पर उठेंगे, 7 बज कर के 9 मिनट तक हम पढ़ाई करेंगे, 7 बज कर के 9 मिनट पर मैं फिर ब्रेकफ़ास्ट करूँगा। इसके बाद 17 मिनट ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं पुनः पढ़ाई करूँगा और फिर मैं इतने बज कर के ऐसे आपने पूरा का पूरा ऐसा शेड्यूल बना दिया ना एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट और पता चला कि साहब आपने 7 बज कर के 11 मिनट से पढ़ाई का शेड्यूल बनाया था और वो था शेड्यूल हमारा 11 बज कर के 3 मिनट तक, 11:03 एएम तक और इसी बीच में एक मित्र आ गया। तो सारा शेड्यूल धराशायी। क्या वो जो आपने एक समय सारणी का चार्टर बनाया था, वो एक्टिवेट हो पाया, क्रियान्वित हो पाया? नहीं हो पाया। तो हमें ये देखना है कि जो भी आप नागरिक अधिकार पत्र बनाएँ, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका क्रियान्वयन संभव हो। ऐसा ना हो कि हाँ, यूँ ही ज़बरदस्ती का बना के रख दिया। तो क्रियान्वयन का स्तर ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन भी करिए। निगरानी होना बहुत ज़रूरी है।
कि हाँ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और आ रही है तो क्यों आ रही है? और समय-समय पर निगरानी करेंगे तो कभी-कभार एक साथ आप उसकी समीक्षा करिए। जब ये 3 काम आप उस नागरिक अधिकार पत्र के बारे में करते चले जाएँगे, तो वो ठीक ढंग से काम करेगा, राइट? इसके बाद दूसरा कंपोनेंट्स आपने देखा था, लोक सेवा उपचार प्रणाली। देखा था ना? लोक सेवा उपचार प्रणाली। इसको भी 3 तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके मूल्यांकन के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप समय पर रसीद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। रिसिप्ट, तो समय पर पावती दी जा रही है या नहीं, इसका आपको नजर रखना पड़ेगा। प्लस आपने उपचार की कार्यवाही की या नहीं, उपचार कार्यवाही हुई। और तीसरे नंबर पर जो उपचार आपने किया उससे समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, मतलब रोकथाम। तो अगर ये आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो लोक सेवा उपचार प्रणाली अच्छी है। और अगर ऐसा नहीं है, रसीद आपने नहीं दी, उपचार आपने किया ही नहीं, तो रोकथाम कैसे हो जाएगा? या इन सबको किया भी और रोकथाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उपचार प्रणाली में समस्या है या नहीं? जो उपचार प्रणाली आपने 7 चरणों में देखी, उसमें समस्या है। तीसरी बात, क्षमता, सेवा आपूर्ति क्षमता का घटक है हमारा, सेवा आपूर्ति क्षमता। इसको हम 3 कसौटियों से नाप सकते हैं। उपभोक्ता क्या है? उसकी जानकारी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेवाएँ आप प्रदान कर रहे हैं, उन सेवाओं को ग्रहण करने के लिए उपभोक्ता ही उपयुक्त ना हो? ऐसा है या नहीं? तो जैसे आप बैठे हो उपभोक्ता, मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपका स्तर सिविल सर्विसेज के तैयारी करने के योग्य नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये बात ज़रूरी है कि उपभोक्ता का स्तर कैसा है? वो प्रॉपर है आपका उपभोक्ता या नहीं है? उपभोक्ता कैसा है? कंज्यूमर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लस आप जिन कर्मचारियों के माध्यम से सेवा आपूर्ति कर रहे हैं, वो कर्मचारी किस तरीके से हैं? स्किल्ड हैं, सक्षम हैं या नहीं है? ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? जो भी आधारभूत संरचना है, जिसके माध्यम से आप सेवाएँ आपूर्ति कर रहे हैं, वो कैसा है? अर्थात आपका आधार संरचना। ये ये सारी बातें अगर उपयुक्त हैं, तो स्वभावतः आपकी सेवा आपूर्ति में क्षमता हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आपने तीनों घटकों का मूल्यांकन कर लिया। 9 मूल्यांकन की कसौटियाँ, ये सारी कसौटियाँ हैं ना, 9 हो गई। हर एक घटक के मूल्यांकन की 3-3 कसौटियाँ होती हैं। तो ये आपने मूल्यांकन कर लिया। मूल्यांकन करने के बाद अब आपका मशीन तैयार है, अब सिस्टम पूरा तैयार है, और उसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। तो जब आप उसे क्रियान्वित करें, अब आपने जो एक अपना गढ़ संगठन बनाया है, उस संगठन का पूरा फॉर्मेट तैयार है। अब आप काम शुरू कर दीजिए। संगठन का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनवा दिया आपको। कैसे बनाया जाएगा? ये तरीका है। जब भी आप कोई काम शुरू करें, तो आप इस तरीके से अगर उस संगठन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप उत्तम तरीके से सेवाओं की आपूर्ति कर पाएँगे, और आप उसे स्विच ऑन। ध्यान रहे, मोटरसाइकिल जब पूरी बन जाती है ना, तभी चलती है।
तो ये पूरी की पूरी मोटरसाइकिल अब हमने बना ली और देख लिया कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, फिट-फाट है। और जब सब कुछ फिट-फाट है तो अब चला देते हैं। बताइए, चला दिया जाए? तो चलाने के भी तरीके होते हैं। पता चले आप मोटरसाइकिल का गियर पहले डाल दीजिए और चाबी बाद में लगाइए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कौन-सी चीज़ कब की जाए? ये क्या है? ज्योति जी क्या कह रही हैं आप? क्या दिक्कत आ रही है? ज्योति को क्या दिक्कत है भाई? पूछिए तो इनसे। क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है? बताओ ज्योति क्या है? क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो लिखा है वो मैं बोल भी रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ। स्क्रीन पर जो लिखा है आप लोगों को साफ-साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? सबको साफ-साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लीजिए। हो सकता है आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो। एक सवाल है तृप्ति जी का, वो सवाल ले लेते हैं। तृप्ति जी कह रही हैं, "सर जी सेवा आपूर्ति क्षमता एक बार और बता दीजिए, सेवा आपूर्ति क्षमता।" तो मूल्यांकन बताना है सेवा आपूर्ति क्षमता का। जैसे आप देखो, जैसे हम सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उसका स्तर क्या है? जो सेवा हम उपलब्ध करवा रहे हैं, वो उस सेवा को प्राप्त करने के लिए सक्षम है या नहीं है, राइट? वो उस सेवा को प्राप्त करने के लिए सक्षम है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करना। फिर जो कर्मचारी सेवाओं को प्रदान कर रहा है, वो कर्मचारी कितना अच्छा है, किस तरीके से वो स्किल के साथ में अपनी सेवाओं की आपूर्ति कर पा रहा है। और जिन संरचनाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो संरचनाएँ भी हमारी गुणात्मक हैं या नहीं है, ये देखने की हमें आवश्यकता होती है। जब इनको देख कर के हम काम करेंगे, तो स्वभावतः हमारा सेवा आपूर्ति क्षमता अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? तृप्ति। दूसरा है शाहबाद। सर जो आप अंडरलाइन करते हैं, अभी तो बताया, क्या हम अपने हाइलाइटर से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने स्तर पर कुछ भी करिए, आपको समझना चाहिए बस। आप नोट्स नोट्स थोड़ी आपका परीक्षा देने जाएगा। परीक्षा देने जाएगा आपका दिमाग। तो दिमाग में बैठा लिए और कॉपी में जैसे आप सुविधाजनक हो आपको वैसा करिए। कॉपी में आप जैसे आपको सुविधाजनक हो वैसे करिए आप। दिमाग में आप ऐसे बैठा लिए जैसे मैं बना रहा हूँ।
ठीक है ना? आप हाइलाइट करिए, पीला, हरा, नीला जो भी चाहें, वैसे आप करिए, ठीक है ना? वो आपका अपनी फ्रीडम है। नेहा, सर आंसर राइटिंग में कैसे लिखेंगे इसे? जैसे ये लिखा है ऐसे ही चार्ट बना देंगे, ठीक है ना? आंसर राइटिंग में जैसे ये लिखा है ना, वैसे ही चार्ट बना देंगे। क्लियर? सेवा आपूर्ति क्षमता क्या है? बता दिया अभी मैंने आपको। सेवा आपूर्ति क्षमता में सेवा को किस तरीके से हम गुणात्मक तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्षमता हमारी कितनी है, कैपेसिटी हमारी कितनी है। अब रिक्शा चलाने वाले को हवाई जहाज का ड्राइवर बना देंगे आप, तो वो ठीक नहीं चला पाएगा ना। तो हवाई जहाज का ड्राइवर ही हवाई जहाज को चलाए, तो कर्मचारी अच्छा होना चाहिए। फिर कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं वो, और आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो, उन सबको मजबूती से आप बनाएंगे तभी वो चल पाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग कर देते हैं इसको क्रियान्वित। हम इसके क्रियान्वित कर लेते हैं। क्रियान्वयन जो होता है, जैसे आपने अभी ये स्ट्रक्चर देखा, हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमने सेवा सेवोत्तम सिद्धांत के मूल्यांकन की कसौटियां देख ली। अब हम कर देते हैं इसका क्रियान्वयन, और फिर हम देखेंगे लाभ, कमियां और सुझाव। ठीक? तो 1 मिनट आप, मैं 1 मिनट में दोबारा आता हूं। इस अपना कूलिंग थोड़ा-सा ठीक कर दूं। है ना? तो उसके स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप में इसको शुरू किया जाता है। पहला स्टेप होता है, क्रियान्वयन के लिए 7 चरण होते हैं। के लिए होते हैं। पहला चरण होता है सेवाओं की परिभाषा करना और ग्राहकों की पहचान करना। सबसे पहले जब आप कोई भी काम शुरू करेंगे, तो ये सर्वे करना ज़रूरी है आपको कि आपकी सेवाएँ क्या हैं, उनको परिभाषित करें और ग्राहकों की पहचान करें। सेवाओं की परिभाषा और ग्राहकों की पहचान करना। पहचान। दूसरा स्टेप होता है कि कोई जो भी सेवा आप दे रहे हैं, उसके लिए उपयुक्त मानक और मानदंड निर्धारित किए जाएं। प्रत्येक सेवा के लिए सेवा के लिए मानक और मानदंड और
मानदंड का निर्धारण या मानदंडों का निर्धारण। तीसरी स्थिति होती है मानकों को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का विकास करना। मानकों को पूरा करने के लिए क्षमता का विकास करना, ये काम करते रहना चाहिए। चौथा स्तर होता है मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना। प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना। ये एक जरूरी है। इसके बाद जो भी आपने मानक स्थापित किए हैं उनके अनुरूप प्रदर्शन की निगरानी करते रहना। मानकों के अनुरूप प्रदर्शन की निगरानी। ठीक। प्रभाव का एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा मूल्यांकन करते रहना। जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं, प्रभावों का एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा मूल्यांकन करना और हमेशा सुधार की चेष्टा करते रहना। निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर हमेशा सुधार करना। और मूल्यांकन के आधार पर हमेशा सुधार। इस तरीके से अगर आप उस सेवोत्तम प्रतिमान को क्रियान्वित करते हैं तो आपको आपका सेवोत्तम प्रतिमान स्वभावतः अच्छा काम करेगा। तो सरकार के लिए ये निर्धारित किया गया है और आजकल बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर के भी सेवोत्तम प्रतिमान को आधार बना करके अपने संगठन का संचालन कर रहे हैं। ठीक। तो अब बात आती है कि क्या-क्या कमी, क्या-क्या लाभ हमें अगर हम सेवोत्तम प्रतिमान के आधार पर काम करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या प्राप्त होंगे। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं भारत में सेवोत्तम प्रतिमान के लाभ क्या हैं। क्लियर। भारत में सेवोत्तम प्रतिमान के लाभ क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा चर्चा की जाए। कुछ बताइए आप लोग। आप लोग बता सकते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट होंगे सेवोत्तम प्रतिमान से। वेरी गुड विनोद, दीपेंद्र, अच्छा बता रहे हैं आप लोग। हाँ, चलिए ठीक है। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, जो बच्चे बता पा रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं।
ठीक, 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 ठीक। चलिए, तो एक तो हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम कोई भी काम, जो भी संगठन काम कर रहा है, वो समयबद्ध तरीके से कर सकेगा और ग्राहकों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। तो एक प्रकार से कार्य में समयबद्धता आएगी, आएगी ना? कार्य में समयबद्धता का विकास हो सकेगा। जो लेट लतीफ़ हमारे ऑफ़िसेज़ रहते हैं ना, वो नहीं हो पाएँगे। दूसरी बात, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमैटिक है, तो लाल फीताशाही कम हो जाएगी। हमें नौकरशाहों की दया पर नहीं लेना होगा। तो उपभोक्ताओं को लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक फ़ायदा ये होगा। उपभोक्ताओं को लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट हुआ। नौकरशाहों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नौकरशाहों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक फ़ायदा ये होगा। और क्या होगा? छोटे-छोटे काम जो हमें करवाने पड़ते हैं ना, तो अगर सेवोत्तम प्रतिमान व्यवहारिक हो जाता है, तो उनके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई पासपोर्ट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सब के लिए। तो एक नागरिक को छोटे-मोटे कामों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पासपोर्ट बनवाना, पासपोर्ट बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पत्र बनवाना आदि। ये सब आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा कि स्ट्रगल करना पड़े। 5वां बेनिफिट आपको ये प्राप्त होगा कि सेवा के वितरण में अनुचित देरी नहीं होगी और अगर देरी हो जाती है, तो मुआवजे का लाभ भी मिलेगा। तो सेवा के वितरण में अनुचित देरी होने पर मुआवजे मुआवजा मतलब कंपनसेशन, मुआवजे या मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। का अधिकारी होगा। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन में अभी बहुत अच्छे तरीके से सिटीजन चार्टर चल रहे हैं, तो वहां पर एक अच्छी व्यवस्था है। रेल का हम उदाहरण लें, तो ब्रिटिश रेल विभाग में अगर कोई रेल आ रही है और वो टाइम से लेट हो जाती है स्टेशन में पहुंचने में, तो आप कंपनसेशन दावा करते हैं
और ऑटोमैटिक, हालाँकि वहाँ तो ऑटोमैटिक है। और अगर मान लीजिए कि ट्रेन 2 मिनट लेट हो गई, तो आपने जितने का टिकट लिया था, उसका एक रेशियो में 2 मिनट का कंपनसेशन आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। ऐसा है वहाँ पर। 1-1 मिनट का भी रिफंड है कि ये आ गया। अगर हमारे देश में ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि रेल अगर लेट हो जाए, तो कंपनसेशन कितना मिलेगा? कंपनसेशन कितना मिलेगा? पता चला कि जितने की टिकट नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा कंपनसेशन मिल गया। क्योंकि कई बार तो ट्रेन दिनों लेट हो जाती है, सर्दियाँ आएँगी तो फिर, है ना? है ना? तो कंपनसेशन अभी हमारे देश में तो नहीं है ऐसा लागू, लेकिन जब सेवोत्तम प्रतिमान आ जाएगा तो ये होगा। छठवीं बात आती है कि जो नागरिक सेवाएँ हैं, जो भी सेवाएँ सरकार आपको देती है, उनको सिटीज़न सेंट्रिक बनाया जा सकेगा। सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। एक फ़ायदा यहाँ पर ये होगा। इससे सिस्टम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, मतलब गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एक अच्छा गुड गवर्नेंस का संस्थापक हो सकेगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, नागरिक अधिकार पत्र से अधिकार पत्र को आधार बनाकर कर सुशासन की अनेक मान्यताओं को मान्यताओं को प्रभावी बनाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, उत्तरदायित्व बढ़ेगा, अनुक्रियाशीलता बढ़ेगी। बढ़ेगी ना? पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता, इन सभी का विकास हो सकेगा। ठीक, इसके बाद जैसे कि सिटीजन चार्टर भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद करेगा। एक बेनिफिट आप ये भी लिख सकते हैं, इससे भ्रष्टाचार के नियंत्रण में मदद मिलेगी। के नियंत्रण में मदद मिलेगी। एक फायदा हमें ये भी हो सकेगा। और क्या-क्या हो सकेगा? सेवा वितरण के मानक और अच्छे हो सकेंगे। मानकों में, सेवा वितरण मानकों में सुधार हो सकेगा। मानकों में सुधार हो सकेगा। ठीक है ना? सरकार को और अधिक रिएक्टिव बनाया जा सकेगा, रिस्पॉन्सिव। सरकार के संगठनों को और अधिक
और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सकेगा। रिएक्टिव बनाया जा सकेगा, है ना? और क्या-क्या मिल सकेगा? लोगों की सहभागिता, शासन में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और सरकार की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। बहुत है ना इतने बेनिफिट तो। इससे लोगों की शासन में सहभागिता बढ़ेगी, लोगों की शासन में सहभागिता बढ़ेगी। प्लस एक और लिख लेते हैं 13 सरकार की विश्वसनीयता स्थापित हो सकेगी। क्यों बच्चों? इससे सरकार की विश्वसनीयता का विकास होगा। विश्वसनीयता का विकास होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इस तरीके से हमें इतने बेनिफिट प्राप्त हो सकेंगे। क्लियर? ऑलमोस्ट आप लोग सब ये जानते भी थे। जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, वो सब इस पर विचार कर पा रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा मुझे आपके चैट बॉक्स को देख करके दिख रहा था। लो 10 कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे नंबर ही ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? हैं? नंबर्स पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? पढ़ाई भी कर लिया करो कभी-कभी ढंग से। तो ये स्थिति, ये आपने बेनिफिट को देख लिया। अब हम देखते हैं कि भारत में नागरिक अधिकार पत्र की कमियां क्या हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में नागरिक अधिकार पत्रों की कमियां क्या हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम। भारत में नागरिक अधिकार पत्रों अधिकार पत्र की कमियां क्या है? कई कमियां हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में नागरिक अधिकार पत्र ऐच्छिक है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। अभी तक इनको कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। अर्थात नागरिक अधिकार पत्र कोई भी संगठन बनाए या ना बनाए, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जब इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तो अगर कोई संगठन नहीं बनाता है, उसे लागू नहीं करता है, सेवाओं की गुणात्मकता को ठीक से नहीं रखता है, तो कानूनी तौर पर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो एक सबसे बड़ी कमी तो यही है कि नागरिक अधिकार पत्रों को या सिटीजन चार्टर को अभी तक अभी तक कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है।
प्राप्त नहीं है। एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि प्रयास किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि सिटीज़न चार्टर और शिकायत निवारण के लिए एक विधेयक लाया जाए, लेकिन अभी तक वो विधेयक पारित नहीं किया गया। तो यहाँ मैं लिख ज़रूर देता हूँ कि हालाँकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सिटीज़न चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक सिटीज़न चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक सदन में पुनः स्थापित किया गया था, संसद में प्रस्तुत किया गया था। किया गया था, किंतु अभी तक यह पारित नहीं हो सका। ये प्रॉब्लम यहां पर है। अभी तक कोई कानूनी संरक्षण हमारे देश में नागरिक अधिकार पत्रों को प्रदान नहीं किया गया। दूसरी बात है कि नागरिक अधिकार पत्रों के लिए जरूरी होता है कि बहुत सरल हों, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हों, निर्मित किए गए हों, जितने भी हितधारक हैं, उनसे परामर्श करके बनाया गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के नागरिक अधिकार पत्रों का निर्माण और विषय सामग्री उपयुक्त नहीं है। जो भी जहां भी बनाए गए हैं, सिटीजन चार्टर का निर्माण और विषय सामग्री ग्राहकों के अनुकूल नहीं होती है। अनुकूल नहीं होती है। कई बार भाषा की जटिलता होती है, कई बार अनुपलब्धता होती है। इसके बाद हम अपेक्षा करते थे कि जो भी सिटीजन चार्टर बनाए जाएं, उनको निर्मित करने में ग्राहकों से परामर्श भी किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ग्राहकों से परामर्श के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं है। एक प्रॉब्लम यह है, ग्राहकों से परामर्श के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं है। तो एक बड़ी समस्या यहां पर यह है। इसके बाद जमीनी स्तर पर तो हमने आज तक देखे ही नहीं। आपने देखा है कभी सिटीजन चार्टर कहीं पर? आपने सिटीजन चार्टर देखे हैं कहीं? क्यों बच्चों? कहीं भी किसी कार्यालय में देखा है? नहीं देखा ना? क्योंकि या तो बनाए ही नहीं जाते हैं, या अगर बना लिए हैं तो चिपका दिए थे कागज से कि ये हम काम करेंगे, और वो खत्म हो गए, उसमें धूल चढ़ गई, फट गए, हट गए, कोई नहीं देखता उनको। ठीक है?
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर इनका प्रदर्शन अपर्याप्त है। चौथा, जमीनी स्तर पर इनका प्रदर्शन अपर्याप्त है ही नहीं। पांचवी बात, लोगों के अंदर इनके प्रति कोई जागरूकता भी नहीं है, मतलब कोई पर्याप्त तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समीक्षा जब है ही नहीं तो समीक्षा क्या होगा? तो आप ये भी लिख सकते हैं, समय समय पर समीक्षा की कमी, समीक्षा की कमी है। तो इस तरीके से सिटीजन चार्टर समस्याग्रस्त है। तो क्या किया जाए? और कोई एक आध चुनौती आप लोग बताइए। क्षतिपूर्ति की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, ये भी लिख सकते हैं आप। क्षतिपूर्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी कमियां हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सुझाव दीजिए आप। कुछ पॉइंट्स मैं आपको नागरिक अधिकार पत्रों के लिए सुझाव के तौर पर मैं भी बता देता हूं कि क्या-क्या होना चाहिए। सुझाव, नागरिक अधिकार पत्रों या सेवोत्तम प्रतिमान के लिए उपयुक्त सुझाव देना चाहेंगे आप लोग? सेवोत्तम प्रतिमान स्थापित करने के लिए उपयुक्त सुझाव। सेवोत्तम प्रतिमान या नागरिक अधिकार पत्रों को स्थापित करने के लिए सुझाव। जैसे पहला सुझाव तो आप ये दे सकते हैं कि चार्टर में सेवाओं की गुणवत्ता की कमी में दंड और मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो दंडात्मक प्रदान किया जाए। वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। एक फायदा यह है। और व्यवहारिक बातों का उल्लेख होना चाहिए। मतलब जबरदस्ती के लंबे-लंबे सिद्धांत देने से ज्यादा अच्छा है कि उन बातों का उल्लेख हो जो व्यवहारिक है। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि तीसरा पॉइंट, सिद्धांतों की बजाय व्यवहारिक बातों का उल्लेख होना चाहिए। बातों का उल्लेख होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसके बाद उसके मैकेनिज्म में जो कमी है कि आपको समीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, चार्टर के मूल्यांकन की व्यवस्था करना चाहिए।
अर्थात विद्यमान कमियों को चौथी बात आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्यमान कमियों को दूर करना चाहिए। तो इससे ये बात आपकी बन जाएगी। ठीक है? हाँ, लोगों को जागरूक करना चाहिए। सारी कमियाँ इन कमियों में सुधार करने का भी प्रावधान कर दिया जाएगा ना, तो ठीक रहेगा। तो ये साहब आपका हुआ सिटीज़न चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र के बारे में हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था। ये क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई? तो क्या किया जाए? इससे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में खूब, तो ध्यान से आप इसको तैयार करेंगे। ब्रेक ले लिया जाए पहले और ब्रेक के बाद फिर हम एक और अध्याय पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट अध्याय हमारा होगा ब्रेक के बाद, आई थिंक सोशल ऑडिट ना? ये सवाल करने की कोशिश करिएगा और फिर हमें देखना है अब सूचना का अधिकार। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, अभी आप लोग ब्रेक लेकर के 15 मिनट में लौट करके आ जाइए और फिर हम लोग चर्चा करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की।